हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बोहर साहब के एटॉमिक मॉडल के बारे में और बहुत सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर देख लिए हैं। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि एक एटम है, उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के सेल में रहेगा तो उस सेल का रेडियस आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एटम का रेडियस निकालने के लिए बोहर साहब ने क्या दिया है, हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है ना। तो Rn के लिए उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन किया Rn का रेडियस निकालने के लिए और यहाँ पे बोला 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z, या सीधा सीधा ऐसे लिख दो 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। ये था Rn का फॉर्मूला, यानी रेडियस निकालने का तरीका। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वेलोसिटी को भी निकाला। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जब सेल के अंदर घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उस सेल के अंदर वो कितनी होगी। तो उसके लिए उन्होंने तरीका क्या बनाया, मतलब बना के हमको दे दिया 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड और बगल में क्या रखा उन्होंने, Z/n मीटर पर सेकेंड। यानी सीधा सीधा आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में है तो जिस भी सेल में उस सेल का रेडियस क्या होगा वो आप कैसे पता कर सकते हो, यहाँ से पता कर सकते हो। उसके साथ साथ जब उस सेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, या किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उस सेल में इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से दौड़ रहा है आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। ठीक है ना। तो हमें दो बातें क्लियर हो गई हैं, एक तो रेडियस किसी भी सेल का हम निकाल सकते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी भी सेल में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, सर बोहर साहब के इन दो कैलकुलेशंस के थ्रू। अब बात आती है कि चूंकि ये दौड़ेगा यानी वी वेलोसिटी से मोशन करेगा, तो मोशन के साथ साथ क्या होगा, काइनेटिक मतलब क्या आएगी, एनर्जी आएगी ना। या सीधा सीधा समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होगा, किसी सेल के अंदर होगा, तो उसके पास एनर्जी तो होगी ना भाई। तो वो एनर्जी कितनी होगी, आज हम ये देखेंगे। आज हम क्या देखेंगे, एनर्जी देखेंगे। ओके, तो आज हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। बोहर साहब ने कैसे एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी एनर्जी है ये कैलकुलेट किया, ये देखेंगे आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी का कैलकुलेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं और एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो मेनली एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए किसी एटम के अंदर है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, बहुत सारे सेल हैं और इन सेल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, देखिए बोहर साहब ने जो लिया था उसी को ले लेता हूँ। बोहर साहब ने एक्चुअल में कौन सा लिया था सर, हीलियम प्लस का क्या लिया था, एटम लिया था। हीलियम प्लस एटम लिया था। हीलियम प्लस समझ में आ रहा है ना। हीलियम पे प्लस चार्ज का मतलब हीलियम नॉर्मली अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके चलता है। ठीक है ना। अब प्लस आ गया मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है। हीलियम प्लस का मतलब हीलियम 2 प्लस का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर बैठा हुआ है, ऐसे समझो इस सेल के अंदर बैठा हुआ है। अब बैठेगा तो नहीं, जाहिर सी बात है मोशन कर रहा होगा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पहले एक बात देखते हैं कि अगर यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है तो कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। तो नॉर्मली जाहिर सी बात है सर, ये बैठेगा नहीं, अगेन मैं बोल दे रहा हूँ बैठेगा नहीं, ये क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। और घूम रहा होगा तो इसके ऊपर 2 फोर्सेस काम कर रही होंगी, एक तो अंदर की ओर एक तो बाहर की ओर। बाहर की ओर कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, और अंदर की ओर कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो अंदर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स और बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है चूंकि इन दोनों फोर्सेस के थ्रू क्या कर रहा होगा, दोनों फोर्सेस से अबे ओके, ये बेचारा घूम रहा होगा, चुपचाप क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा यानी मोशन कर रहा है। मैंने 2 चीजें देख ली, पहली बात तो कितने फोर्सेस लगे हैं ये देख लिया। अब जानता हूं कि मैं मोशन कर रहा होगा, ये मोशन भी कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना। लेकिन क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी मोशन के कारण, नहीं सर, केवल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसके साथ साथ और भी एनर्जी होगी और उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। सर हमको कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा, हम आपसे समझा रहे हैं। मेनली आप जानते हो कि एक एटम है, एक एटम के अंदर सेल होगा, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, दौड़ रहा होगा। कौन सा मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, 2, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। ठीक, मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसके पास क्या होगी,
काइनेटिक एनर्जी होगी। होगी, हाँ या ना? बिल्कुल। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सर क्या? देखो एक बात मैं आपको समझा दूं। देखो ये यहाँ पे जो बैठा है कौन? सर ये कौन? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा है, मतलब मोशन कर रहा है जो, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस नजर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों फोर्सेस के थ्रू ही एनर्जी इसके पास आ रही है। ठीक भाई, मोशन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी आएगी, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसके पोजीशन को चेंज कर दूं, अगर आपको थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन पता हो पिछले क्लास की, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि V जो होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है सेल के, सेल नंबर के। जब हम सेल से दूर जाएंगे, यस और नो, सेल से दूर जाएंगे, मान लो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो पहले सेल से निकल के दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होती जाएगी? कम होते जाएगी, कम होते जाएगी। ये पढ़ा था हमने, हाँ या ना? फॉर्मूला अभी आप लोगों ने देखा है, यस और नो? हमने क्या देखा? आर एन का फॉर्मूला लिखा ना, रेडियस का 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। फिर हम लोगों ने फिर किसका देखा? वेलोसिटी का देखा। तो वेलोसिटी में लिखा 2.18 इंटू 10⁶ और इंटू जेड अपॉन एन लिखा ना, मीटर पर सेकेंड। आया तक नहीं आया था? आया था, आया था, है ना? तो यहाँ पे क्या था कि v जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था z के, लेकिन v जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके? n के। इसका मतलब क्या है कि जितना हम सेल से दूर, मतलब जितना ये न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, उतनी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम। अब मान लो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो मान लेता हूँ वेलोसिटी यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है और यहाँ पे v3 है, तो जाहिर सी बात है कि v1 ज्यादा होगा v2 से और v2 ज्यादा होगा v3 से। सबसे कम किस में होगा? v3 में होगा ना? तो v3 में क्या हो गया? वेलोसिटी कम। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी तो कम है ना? काइनेटिक एनर्जी मान लेता हूँ कि अब v1 इसकी वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होगी? 1। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 2। और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3। तो जब स्पीड कम यानी मोशन कम हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम खर्च होगी। यार तुम दौड़ोगे कम तो एनर्जी भी कम खर्च होगी ना, है ना? मैं दौड़ रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी खर्च हो रही है, मैं बहुत ज्यादा दौड़ रहा हूँ तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम दौड़ रहा हूँ तो कम। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है? आगे स्लो। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है ना? काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? घटती जा रही है, क्या? हाँ या ना? पर हमने पढ़ा कि सर जितना हम आगे जाएंगे सेल की एनर्जी बढ़ती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो घट रही है। तो यानी कोई और एनर्जी तो होगी ना भाई, और वो उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इस सेल से जब इस सेल में जा रहा है तो पोजीशन में चेंज आ रहा है, और इस पोजीशन से चेंज आने से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहाँ पे बढ़ जा रही है, और उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। आगे जाओ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी घट गई। समझ पा रहे हो ना? समझ में आ रहा है ना? अरे भाई हमने सिंपल पढ़ा है ना, एक बार फिर से। हम जानते हैं कि आगे जितना ही जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन के, मतलब जो सेल है, सेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना? पहले जो होता है न्यूक्लियस के जितना पास रहोगे उतना एनर्जी कम। इसको लोअर ऑर्बिटल मानते हैं, मतलब लोअर एनर्जी लेवल मानते हैं, अगले वाले को हायर एनर्जी लेवल। ये तो मानते हैं ना हम कि यहाँ पे एनर्जी क्या है? कम है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा। जबकि हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी तो घट रही है आगे जाके, है ना? आगे जाने पे काइनेटिक एनर्जी घट रही है। तो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से देखें तो आगे जा रहा हूं तो घट रही है, और एनर्जी लेवल यानी बोर साहब के जो सबसे प्राथमिक या सबसे पहला जो प्रिंसिपल है या सबसे पहला एज्यूम्पशन है, जिसमें ये बताया गया कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर से हायर में जाता है, यानी अपने से आगे वाले में जब कूदता है तो इसका मतलब हायर वाले में जा रहा है। तो इसका मतलब वहां उनके अनुसार क्या है कि आगे की ओर एनर्जी बढ़ रही है, जबकि काइनेटिक एनर्जी के फिनोमेना को देखें तो काइनेटिक एनर्जी घट रही है। तो ये क्या हुआ? इसका कारण है कि काइनेटिक एनर्जी ही केवल एक एनर्जी नहीं है एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक्चुअल में उसके पोजीशन के कारण भी एक एनर्जी पैदा होती है, उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। आप सभी लोगों को ये पढ़ाया गया होगा कि भैया काइनेटिक एनर्जी मतलब कब आएगी? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है मोशन के कारण, ड्यू टू मोशन, बट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, तो पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आती है। समझ में आया कि नहीं आया? मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी और पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आती है। समझ में आया? हाँ या ना? ये बात अगर आपको नहीं पता होगी तब तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना? अगर ये बात पता है तो मजा आएगा। अब मजा लिया जाए।
तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ एक एनर्जी नहीं होती है, एक्चुअल में केवल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, एक और एनर्जी होती है और उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो मैंने बोला ना पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। देखो एक इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में तो यहाँ पे इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट वाले में, लेकिन जब ये दूसरे में चला गया तो पोजीशन में चेंज आया कि नहीं आया। अब पोजीशन में चेंज आने के कारण एनर्जी जो पैदा होती है उसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोजीशन, पी से पोजीशन, पी से पोटेंशियल। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इस चीज को मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका, जैसे मार्कर है, मार्कर अभी मेरे हाथों पे किसी प्रकार का मोशन कर रहा है नहीं, लेकिन मैंने इसको ऊपर उठा के यहाँ पे रख दिया। अब इसके अंदर क्या स्टोर हो चुका है, पोटेंशियल एनर्जी। जो ही छोड़ूंगा देखो मोशन कर दिया नहीं कर दिया, कर दिया ना। यानी जब हम इसकी पोजीशन में चेंज लाएंगे, जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना ज्यादा मोशन करेगा, उतना ही ज्यादा इसके अंदर क्या आते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। उतना ही ज्यादा क्या आते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मार्कर को जितना ऊपर लेके जाओगे इसके अंदर क्या स्टोर होने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैं ऐसे ड्रॉप करूंगा तो ये देखो उतना ही ज्यादा मोशन करेगा, है ना। जितना ही कम ऊंचाई से करोगे उतना ही कम मोशन करेगा, यस और नो। जितना ऊपर लेके जाऊंगा उतना ही ज्यादा मोशन करेगा। और एक बात और ध्यान देना, जितना ही ऊपर से मैं फेंकूंगा उतना ही नीचे आते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना ही कम नीचे से फेंकूंगा, कम हाइट से यहाँ से फेंकूंगा तो यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड लगेगी क्या अब कम थी कि नहीं थी। यहाँ से मैं फेंक रहा हूँ तो इसकी स्पीड यहाँ तक मेरे हाथों तक आते आते बहुत ज्यादा है, बहुत स्लो है। लेकिन मैं यहाँ से फेंकूँ और नीचे कोई पकड़े, नीचे मतलब मेरे पैर के पास से कोई पकड़े, तो देखिए ध्यान से आप खुद ऑब्जर्व करिएगा। ध्यान से देखिए नीचे जाते जाते इसकी स्पीड और बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बढ़ गई ना। तो जितना ऊपर लेके जाओगे उतना ज्यादा इसके अंदर क्या स्टोर होने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आती है, पोजीशन के कारण। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, आया, क्लियर है, ठीक है। अब मैं पहले तो ये समझ गया काइनेटिक एनर्जी क्यों आ रही है, क्योंकि मोशन हो रहा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अच्छा, और फिर मैं देखूंगा पोटेंशियल एनर्जी भी है इसके पास, तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ रही है, उसके पोजीशन के कारण। समझ में आ रहा है ना, पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे इसके अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास टोटल कितनी एनर्जी होती है, दो। पहला काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। अब ये खेल समझ में आ गया। अब ये दोनों भी नहीं समझने की जरूरत है, बस मैंने इतना समझा दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है कि दो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं जब कोई पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इसको सही फॉर्मेट में लिख लो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये लिख दिया। अब सबसे पहले क्या लिखे आओ, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी का बहुत लोग फॉर्मूला भी जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv²। मुझे अगर 1/2 mv² की वैल्यू मिल जाए तो मैं ऐसे काम कर लूंगा। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने लाया था, अगर याद हो तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा मैं कैसे लाऊंगा। मुझे पता है कि सेंट्रीफ्यूगल्स हम जानते हैं ना, पिछले क्लास में ही जानते हैं। वी नो दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस और नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो जानते हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, होता है। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, और यहाँ पे लिख लेना n, क्योंकि सेल जैसे जैसे होगा वैसे वैसे रेडियस होगा। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद फिर क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था सर, kz² पूरे के नीचे rn² था। यहां से rn से एक rn कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास, mv² इज इक्वल टू kz² पूरे के नीचे rn हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखना है, क्या ये इसके जैसा दिख रहा है। देखो काइनेटिक एनर्जी में क्या है, 1/2 mv² है, mv² है कि नहीं यहाँ पे।
बस अगर आधा आ जाता यानी 1/2 बगल में आ जाता तो काइनेटिक एनर्जी का काम खत्म हो जाता ना। बस यहाँ पे क्या मुझे चाहिए 1/2 डाल दूंगा तो ये तो काइनेटिक एनर्जी बता देगा उसके बाद। यस और नो? बस क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 1/2। मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 mv² इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 kZe² सॉरी Rn हो जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, ये काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी लिख दो। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई सर, आ गई kZe²/2 Rn आ गया। यहाँ पे देखना ये Z है और ये क्या है 2 है। ओके मिल गया, समझ में आ गया, आसान था, काइनेटिक एनर्जी पता चल गई। अब क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या पता करना है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पता किया जाए, है ना, चलिए पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं हम लोग। तो मैं इसको मिटाऊं, इतना नोट कर लिया होगा आपने, काइनेटिक एनर्जी को उठा के यहाँ पे रख दीजिए kZe² पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 2Rn। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये था हमारा एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या तरीका होता है सर, पोटेंशियल एनर्जी का तरीका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स भी कैसी चाहिए, ऐसी फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, अगर नहीं है तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लगा देना, मतलब समझा रहा हूं मैं। देखो ये न्यूक्लियस है, ध्यान से देखो, न्यूक्लियस है ये, पहले हाँ ना बोलना, बिल्कुल सर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, है ना, यस सर नो, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये न्यूक्लियस इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है बेचारा अपने रेडियस को जब चेंज कर रहा है तो ध्यान देना ये किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, ये इस डायरेक्शन में। रेडियस की डायरेक्शन किधर है, आगे की ओर है, ये देखो रेडियस की डायरेक्शन इधर की ओर है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर की ओर। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर की ओर है, जाहिर सी बात है यार, न्यूक्लियस अपनी ओर खींच के रखता है तभी तो इलेक्ट्रॉन रहता है अंदर, है ना। अगर वो अपनी ओर नहीं खींच के रखेगा, उधर की ओर खींच रखेगा, तब तो बाहर भाग जाएगा ना। क्या ये बात समझ पा रहे हो, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इसको किधर की ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा, इस पे इधर की ओर, और ये किधर, इसका रेडियस का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर ना। अरे भाई ये सेंटर पकड़ो, सेंटर से जब रेडियस निकालते हो तो इधर की ओर लेके आते हो। रेडियस मतलब क्या, रेडियस इधर की ओर होता है ना, इधर की ओर नापते हो कि नहीं नापते हो, तो रेडियस की डायरेक्शन यानी इधर की ओर इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, इधर, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मान लेता हूं कि ये R1 है और यहां से लेके यहां तक Rn है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर Rn होगी कि नहीं होगी, या सब भूल जाओ यार, सिंपल समझो, यहां से लेके पूरा ये पूरा का पूरा क्या है Rn है, और इस पे क्या लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेन मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर, और रेडियस की डायरेक्शन किधर की ओर है, बाहर की ओर है। मैं फोर्स लिखूंगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे सर, kZe²/Rn का स्क्वायर होगा, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है सर, अपोजिट डायरेक्शन में है। जिधर फोर्स इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180। मैंने आपको बहुत पहले बताया वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है Fs cos थीटा, है ना। यही वर्क डन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। समझ में आया ना। तो एक्चुअल में जो आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी F इंटू एस लिखते हो, एक्चुअल में F इंटू एस नहीं होता है, F इंटू एस कॉस थीटा होता है। ठीक है ना। ये कॉस थीटा क्यों आया ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। अब वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा। यहाँ पे देखो फोर्स क्या है, ये रहा, S क्या है तो S है सर Rn, फोर्स की वैल्यू लिख दिया, इनटू डिस्प्लेसमेंट Rn ही तो होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है Rn, रेडियस के बराबर ही तो हो रहा है। अरे भाई ये इधर ही तो भागेगा, है ना। तो बस Rn इसकी डिस्प्लेसमेंट है। cos थीटा मतलब
कितना एंगल बन रहा है 180। जब अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना लगेगा 180। 180 डिग्री क्या बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन। अरे भाई लाइन्स एंड एंगल पढ़े होंगे है ना। तो लाइन्स एंड एंगल में क्या बताया जा रहा है, लाइन्स एंड एंगल में बताया जा रहा है कि मान लो एक लाइन इधर है दूसरी लाइन की डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना बना है, ये स्ट्रेट लाइन बन हो गए कि नहीं हो गए, और इसका मतलब ये क्या हो गया 180 बना। और यहाँ पे cos 180 यही बता रहा है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। cos 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है -1। इधर देखो Rn से एक Rn खत्म, क्या बचा मेरे पास, ये -1 आगे आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा -kZe² Rn। और ये क्या बन गया आपका पोटेंशियल एनर्जी आया, ये है पोटेंशियल एनर्जी आपका। तो पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी भी मिल गया। अब ले जाके पुट करना है 2Rn, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आया -kZe² Rn। तो फोर्स का फॉर्मूला है, आप क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो रहेगा भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो रखा हूं मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला रखा हूं इनटू डिस्प्लेसमेंट, बात खत्म, मल्टीप्लाई कर दिया हूं। वो कहां से आया था, वो आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/Rn इज इक्वल टू kZe²/Rn²। Rn से Rn कट गया था, पिछले वाला देखिए आप, लग रहा है भटक गया, जस्ट पीछे जो बताया हूं, समझ में आया क्या किया हूं ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, अब टोटल एनर्जी निकाल सकता हूं मैं, हाँ या ना। चलिए टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर दीजिए, अब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो भाई। चलिए पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई, इसको फिर उठा के रख दो यहाँ पे। यहाँ रखो पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, अभी जस्ट निकाला हमने kZe²/Rn, और वो भी माइनस में, ठीक है। अब निकालो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है kZe²/2Rn प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है kZe²/Rn। मिल गया, मिल गया। अरे प्लस में था लेकिन यहाँ पे माइनस, तो माइनस लगा देंगे, ओके। अब देखो सेम सेम दिख रहा है, हाँ या ना, सेम सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो एक काम करो ना, अभी सॉल्व करने में मजा आएगा। यहाँ पे Rn है, यहाँ पे भी Rn है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे सिंगल है। अच्छा इन दोनों में बता सकते हो बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, सर ये वाला बड़ा है, ये आधा है, ये क्या है आधा है। यहाँ से ये भी एक बात समझ में आ गई कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की, सॉरी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की क्या है आधी है, क्या है आधी है। यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और बस क्या लगा देना है माइनस। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, यानी दोगुना है काइनेटिक एनर्जी का। अब यहाँ पे घटाओगे तो ये आधा, ये पूरा है, पूरे में से आधा घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा, यानी क्या बच जाएगा -kZe²/Rn। ये रही टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे निकली समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। अरे हाँ ना बोलेंगे, कोई दुविधा, यहाँ तक समझ में आ गया, पहले यहाँ तक क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान देंगे। अब ये जो आया है, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 नहीं लगाया मैं, यहाँ पे क्या होगा 2। कई लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, एक काम कर रहा हूँ मैं, सीधा सीधा सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये पूरा का पूरा मिल रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। इस पूरे को उठा के बाहर लेते हो, सबसे बेहतर रहेगा। kZe²/Rn बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा है, माइनस यहाँ पे पूरे को हटा दिया तो क्या बचा 1। अब देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू kZe²/Rn, 2 1 कम 2, 2 में से 1 चला जाएगा, क्या आएगा -1/2 आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई इतना तो आता होगा फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या मिल गया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2, या सीधा सीधा लिख दो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू kZe² पूरे के नीचे 2Rn। समझ में आया, है ना। और यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, चूंकि एनर्जी किस में नहीं रखेंगे हम, माइनस में नहीं रखेंगे, तो चाहे तो हम माइनस हटा सकते हैं, अदरवाइज हम माइनस रखेंगे, ओके। क्या यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं। अब ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनना, हमें Rn की वैल्यू पता है। क्या Rn की वैल्यू हम जानते हैं? ये टोटल एनर्जी निकल के आई है। टोटल एनर्जी को नंबर में रखना बहुत जरूरी है। क्या हम Rn की वैल्यू जानते हैं? सही से बताइए, क्या Rn की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। वी नो दैट Rn इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। यस और नो? बिल्कुल। इस चीज को यहाँ पे पुट करो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे 2Rn है ना, 2Rn है। Rn की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन सॉरी इंटू, ओहो सही है वो, यहाँ पे 2 इंटू Rn की वैल्यू पुट करो। Rn की वैल्यू यहाँ पे है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड चला जाएगा ऊपर, है ना? जेड चला जाएगा ऊपर, यस और नो? फटाफट बताएंगे। तो क्या हो जाएगा अपने पास? सर हो जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, जेड ऊपर अगर चला गया तो माइनस के ई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा अपॉन पूरे के नीचे, पूरे के नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 0.529 इंटू एन स्क्वायर होगा। सिर्फ ये दो चीजें हैं जो बदलेंगी, बाकी ये कुछ तो बदलेगा नहीं। के की भी वैल्यू होती है और ई की भी वैल्यू होती है। के की वैल्यू कितनी होती है सर? वो होती है 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। ई की भी वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कुलाम होती है। तो के और ई की वैल्यू यहाँ पे रख दो, पूरे को क्या कर दो? कैलकुलेट कर दो। पूरे को क्या कर दो? कैलकुलेट। तो पूरे को जब कैलकुलेट करोगे तो टोटल एनर्जी जो निकल के आएगी, मतलब इस पूरे को कैलकुलेट कर दो, तो जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी -21.8 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 जूल पर एटम। जूल पर एटम। समझ में आया? क्या आया? ये आया। ठीक है, क्या समझ में आया? आया ना? कैसे मैंने कैलकुलेट किया, सब कुछ लाइन बाय लाइन सीक्वेंस में बताया कि Rn की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। Rn की वैल्यू पुट करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि Z और N को नहीं बदला, Z और N बदलते हैं, हर एटम के अंदर वेरी कर जाते हैं। Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, N मतलब नंबर ऑफ सेल, सेल भी वेरी करेगा, प्रोटॉन के नंबर भी वेरी करेंगे। ये बताइए लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो कितने इसके अंदर प्रोटॉन होंगे? 3। मैंने इसको बदल के क्या ले लिया? सोडियम। सोडियम का कितना होता है? 11। कितने प्रोटॉन हो गए? 11 प्रोटॉन हो गए। तो प्रोटॉन वेरी कर गए, यानी जेड की वैल्यू पहले यहाँ पे क्या थी? जेड की वैल्यू यहाँ पे 3 थी। जेड की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 3। और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या थी? 11। बदल गए कि नहीं बदल गए? है ना? यहाँ पे कितने सेल होंगे? यहाँ पे कितने सेल होंगे? 2 सेल होंगे। यहाँ पे कितने सेल हो जाएंगे? 3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो सेल कितने हो जाएंगे? 3। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये पहला ये दूसरा। देखो पीरियड के अनुसार लिया जाता है। देखो ये सेकेंड पीरियड में आ रहा है, इसका मतलब कितने सेल है इसके पास? 2। थर्ड पीरियड में आता है, पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है मैंने, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे? 3। समझ में आ रहा ना? इस तरीके से आपको समझना है। ओके, समझ में आ रहा ना? तो सेल के भी आप पे काम करिएगा। तो टोटल एनर्जी मिल गई, खुश हैं आप? 3 चीजें पता कर ली आप। Rn इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड मीटर। ठीक है, फिर वेलोसिटी भी हम लोगों ने पता कर लिया है। Vn इज इक्वल टू सर 2.18 इंटू 10 पे पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। और अभी हमने क्या पता कर दिया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूँ, टोटल एनर्जी ऑफ एटम या टोटल एनर्जी ऑफ एन सेल। तो क्या मिला आपको सर? 21.8 माइनस में -21.8 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 जूल पर एटम। जूल पर एटम। तो टोटल 3 चीजें मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपके सामने रख दी। ओके, आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। होगा होगा सब कुछ समझ में आ गया होगा भी और आ भी गया। अच्छा, इस चीज को बदलना चाहो ना तो थोड़ा सा बदल सकते हो। देखो 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10 पे पावर 7 अर्ग। पढ़े हैं? है ना? जूल इज द एमकेएस सिस्टम ऑफ, सॉरी एमकेएस यूनिट ऑफ या एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल क्या होता है? जूल सर होता है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एसआई यूनिट जूल। और अर्ग का, अर्ग क्या है? सीजीएस। अर्ग क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, क्या बोल रहे हैं भाई? एनर्जी और वर्क का दोनों सेम यूनिट होता है, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है।
तो 10 पे पावर 7 यहाँ पे लिखा है। क्या मैं जहाँ पे जूल लिखा है वहाँ पे 10 पे पावर 7 पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इज इक्वल टू क्या होगा? -21.8 इंटू 10 पे पावर -19 लिखा गया है। यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा मैं? 10 पे पावर 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्ग पर एटम। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 19 में से 7 घट जाएगा, जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा? -21.8 इंटू 10 पे पावर -12 अर्ग पर एटम। तो हम लोगों ने ये भी कैलकुलेट कर दिया। तो एनर्जी भी कैलकुलेट कर दी, वेलोसिटी भी और रेडियस भी, तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली और लगभग चीज़ें हमारी हो गई समाप्त। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को भी हम करेंगे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।